बीजेपी आपको 2027 में 3100 रुपये का रेट देगी और बोलेगी चलो 28 में वोट दो हमको, देना मत। इतने घूमे हो रोड में। मतलब 27 में लॉलीपॉप मिलेगा, अभी नहीं मिलता। लॉलीपॉप मिलेगा, लॉलीपॉप को पहले खोल के देखना। चावल का रेट किसने बढ़ाया, क्यों नहीं सरकार ने एक्शन इसमें? सबको यही मालूम था कि भाई लोकसभा चुनाव जैसे खत्म होगा धान के रेट बढ़ना है, तो व्यापारी ने क्या काम किया, व्यापारी ने पहले ही बढ़ा दिया। अब जब व्यापारी ने बढ़ाया तो सरकार के कंट्रोल में क्या व्यापारी नहीं है क्या? मैं बताता हूँ आपसे, हमारे यहाँ के जो विधायक सांसद होते हैं ना जी, वो जहाँ पर परसेंटेज मिलता है उसी काम को करवाते हैं। माचा गोर का पानी बरघाट में निश्चित ही मिलेगा, वो तो पानी आज तक नहीं आया भाजपा सरकार होने के बाद ही। क्या लगता है संभव है इसके, क्या संभव है, क्या लगता है आपको? जिस तरह के नेता हमारे यहाँ पर हैं विधायक सांसद, मुझे तो लगता नहीं कि संभव है ये। आपने भी 2024 में चुनाव लड़ा था जी, सांसद का चुनाव जी, और ऐसा कहीं ना कहीं पार्टियों में खलबली मची थी कि देव पवार फार्म भर रखे, हमारे को हमसे कोई दिक्कत तो नहीं कि कम से कम टिकट हमको मिली और कहीं हार ना जाए चुनाव। मतलब दोनों पार्टियों में क्या लग रहा था आपको उस समय, जब बालाघाट ज़्यादातर आपका दौरा रहा है? तो बीजेपी के अंदर भी खौफ था, क्योंकि हम उस तरह का हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोगों के बीच में गए हैं। मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी पहुँच नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर भारत से मैं संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेश जायसवाल के साथ सिवनी। मेरे साथ जो शख्सियत है वो है मिस्टर देव पवार, बनवारी सेठ के नाम से जाने जाते हैं और ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। बरघाट क्षेत्र कहा जाए तो कलाकारों की जननी है, यहाँ बहुत से कलाकार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मिस्टर देव पवार, अभी देखा जा रहा है कि 3100 रुपये धान, 27 रुपये गेहूँ का जो समर्थन मूल सरकार ने इसके पहले चुनाव में घोषणा की थी, किसानों को नहीं मिला तो किसान आक्रोश दिखे जी। आप भी किसानों के बीच में पहुंचा। बिल्कुल, हमने भी अपने खबर भारत में बहुत सी खबरें दिखाई हैं और आपको किसान का युवा नेता भी कहा जाता है। तो आपको क्या लगा कि आप अच्छे खासे कॉमेडी कलाकार, किसानों के बीच में जाने का आपका क्या लगा कि हम किसानों के बीच में जाएं और किसानों को जागरूक करें, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। किसानों के बीच में जाना मेरी ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी किसानी क्षेत्र से के रहने वाले हैं और ख़ास तौर पर जो मैं जहाँ पर पला बड़ा हूँ, जो मेरा घर है, जो मेरा परिवार है, हमारे दादाजी वगैरह, उनके पिताजी वगैरह सब लोग खेती करते हुए आए हैं। तो जब किसान हमारा कृषि कर रहा है, उसको आज की डेट में कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, वो जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहा है। ऊपर से जो सरकार ने उनसे वादा किया था वो से उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है वो ठगा हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने जिस तरह से कॉमेडी किया, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बस मैंने एक कोशिश किया कि चलो लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए कि भाई आप लोग जागिए। और ऐसा नहीं, मैंने कॉमेडी के माध्यम से तो किया ही किया, जैसे मेरे वीडियो से भी आपने देखा होगा। आपका एक वीडियो चला था नींबू चौखाने वाला, क्या है इसका सारांश क्या है? दर्शकों को बताएं थोड़ा हमारे। देखिए, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि बोले यार तुमको बोले सब कुछ मिल गया, बोले हम तो नींबू चौकते रह गए। हमारे यहाँ पे कहते हैं ऐसे लोग, कॉमेडी में कह देते हैं ऐसे ही में। क्या इधर की भाषा में? इधर की भाषा में कहते हैं कि बोले यार देखो नींबू चौखा दिया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको सरकार पे लेके आते हैं कि सरकार ने जो हमसे वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसका मतलब आपको नींबू चौखा दिया। अच्छा, आपने एक भी बहुत इसमें एक गाना भी बनाया था कि जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। हाँ, एक पुराने गाने के तर्ज पर। हाँ, तो हमने, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ जी, क्योंकि देखो कॉमेडी के माध्यम से अपनी जो बात अपन कहते हैं ना वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अगर आप ऐसी बातें, काम की बातें क्या होता है जब आप करने बैठते हैं ना ऐसे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, इसको लोग थोड़ा सा कम देखेंगे, बट एक कॉमेडी का माध्यम हो जाए तो ज़्यादा लोग देखते हैं उसमें। तो मैंने कोशिश किया था कि चलो कॉमेडी के माध्यम से ही, गानों के माध्यम से ही कोशिश तो करते हैं, और बस वो कामयाब भी रही। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अभी जब हमने खबरें दिखाई तो बहुत से लोगों का कहना है कि देव पवार एक कॉमेडी कलाकार है और कुछ पार्टियों का कहना है हाँ कि देव पवार एक राजनीति कर रहे हैं कॉमेडी की आड़ में। इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए जी, ये पार्टियों का जो कहना है ना, खास तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं, मैं सीधे बात करता हूँ, मैं उन लोगों ने एक भ्रांति फैलाया भी। हमने जो है बरघाट में एक 13 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन किए, हमारे युवा साथियों ने मिलकर किए। अब उसमें बीजेपी ने एक वो फैला दी, एक हुमर फैला दी कि भाई यहाँ जो है राजनीति हो रही है। वहाँ तो बोल रहा था कांग्रेस का मंच है। नहीं, देखिए ना, वो बीजेपी का मंच था, वो तो हो सकता ही नहीं था। कांग्रेस का मंच कहीं से कहीं नहीं। अब बताइए, हम जैसे लोग, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी पे हूँ ना बीजेपी पार्टी पे, मैं वहाँ पे क्यों जाता? मैं सिर्फ इसलिए गया था कि वो मंच किसानों का था, वरना मैं अगर बात पार्टी की आती तो मैं उससे दूरी बना कर रखता। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का मंच था, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे राजनीति हो रही थी। और हमने भी जो है गांव गांव जाकर लोगों को जगाया है, हमारे क्षेत्र के किसानों तक हम पहुँचे हैं। हमने एक डीजे बनाया था, हमने गांव गांव जाकर चुनाव को, जैसे हमने नुक्कड़ सभाएं करी
कि आपको 31 रुपये बोला गया है, आप अपना हक मांगिए, अधिकार मांगिए, 13 तारीख को बरघाट चलो। फिर भी जितनी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, मेरे ख्याल से संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन हाँ, जो वहाँ पर आए थे वो वाकई में सच्चे किसान थे, जो वहाँ पर आके दिन भर बैठे रहे और शाम को ज्ञापन सौंपने तक गए वो। अच्छा, आपने ज्ञापन सौंपा, जी तमाम पार्टियों के लोग थे वहाँ पर। जी। किसानों का कहना है कि हम किसान हैं, किसान लोग पहुँचे हैं, कोई आरटी पार्टी का काम नहीं है। हाँ, और आप जब ज्ञापन सौंपा था ना, सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया कि भाई मांगे कब तक पूरी नहीं होंगी, लेकिन किसान तो धान आज भी बेच रहा है आके मंडियों में और खरीदी केंद्र में, क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, किसानों को धान बेचना तो उनकी मजबूरी है। आज किसान की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है। देखो, साल भर वो इंतज़ार करता है बेचारा एक फसल का। आज उसको अपने घर का किराना लेना है, कैसे लेगा? वो धान की फसल से लेगा। कपड़े खरीदना है, धान की फसल से खरीदेगा। शादी करनी है, उससे ही करेगा वो। उसके पास दूसरा कुछ व्यवस्था है नहीं, तो वैसे ही वो तो मजबूर है ही। सरकार ने तो उसको परेशान कर रखा ही है। अब जो उसके पास में है वो चाह रहा है कि बेच दूं, 2 पैसा आ जाए। शादियां भी चल रही हैं तो उसको खर्चे बढ़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो धान तो बेच रहा है, लेकिन हाँ, हमने जो 13 को ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने बोला कि हम आपको 3-4 दिन का हमने उनको वक्त दिया हुआ है। अब बोले हम आपको कोई ना कोई वहाँ से जवाब मिलेगा, बट अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो 3100 का वादा करी थी, आपको नहीं लगता कि सरकार अगर किसानों की 200 भी बढ़ाती तो किसान कितना खुश होता? मान लो, देखिए, अभी की डेट में 200 बढ़ाना तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बातें हैं। अगर आपने 3100 बोला है तो 3100 देना पड़ेगा। 200 में क्या होगा बताइए आप? अच्छा, अभी कुछ आपके लोगों का कहना था किसानों का कि सरकार ने छत्तीसगढ़ में बराबर समर्थन मूल्य दे रही, हाँ, तो मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत आ रही सरकार को? देखिए, मध्य वहाँ तो प्रदेश, भाजपा सरकार है ना। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। जी, बीजेपी को ये बात मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देती, ऐसा बीजेपी को लगता है। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमने विधानसभा में जो वादा किए थे 3100 का, हमने पूरा नहीं भी किया, फिर भी लोकसभा में उन्होंने हमको भरपूर वोट दिया। 29 में, मतलब पहले 28 थी, इस बार तो 29 दे दिया, वादा पूरा नहीं करने के बाद भी। मतलब कांग्रेस का खाता नहीं खुला वहाँ तो। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो बीजेपी तो इस बात के लिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है कि मतलब यहाँ के लोग तो हमारे साथ हैं ही। और आप भी जानते हैं, जो साथ में होता है ना, उसकी इज्जत थोड़ी कम होती है, और जो साथ में नहीं होता है उसकी इज्जत कुछ ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, तो आपको उसकी जो कीमत है ना, या जो होता है ना कि उतना वो नहीं है उसका। आपके पास में मान लो अगर लैपटॉप नहीं है, तो आपको इच्छा रहेगी भाई लैपटॉप मेरे पास में होना चाहिए यार। जो मोबाइल है उसकी आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपको लैपटॉप चाहिए। वही कहानी यहाँ पर भी है कि एक जो जनता है अब इसके साथ में खड़ी, बीजेपी के साथ में, इसलिए वो इज्जत भी नहीं कर रही उनकी। अब कोई परवाह नहीं है, मर जाए कट जाए उनको मतलब नहीं है, अच्छा, जीतना चाहिए बस। एक सवाल और आपसे ये है कि अगर अपने बरघाट क्षेत्र की देखा जाए, जी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान प्रताड़ित है कि एक ही फसल लेता है। हाँ। ट्यूबवेल है तो गेहूँ की पैदावार करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर माचा गोरा का पानी। एक कांग्रेस की सरकार के विधायक जी ने कहा था कि माचा गोरा का पानी बहुत जल्दी लाएंगे, आज तक नहीं आया। किसानों का कहने का यहाँ पर सिंचाई का साधन है, किसान बहुत प्रताड़ित है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। देखिए, हमारे यहाँ पर माचा गोरा का जो मुद्दा है, माचा गोरा के नाम से इसके पहले कमर मरसकोले जी भी विधायक बन चुके थे। फिर अर्जुन सिंह काकोड़े जी ने इसको और गरमाया, जो कांग्रेस के विधायक बने। और उसके बाद में अभी जो फिर आए अपने मरसकोले जी, इन्होंने भी वाली बात बोला था कि भाई हम भी लेकर आएंगे। देखिए, मुद्दों को उठा के ये सिर्फ विधायक बन रहे हैं और सांसद बन रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जनता हमारी क्या देखकर वोट दे रही है। क्या हम लोग सिर्फ पार्टी चुन रहे हैं? हम लोग व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन व्यक्ति काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ थप्पा देख रहे हैं बस भाई। नहीं, आपको नहीं लगता क्या कि जब कमलनाथ जी बरघाट आए थे, हाँ उस समय जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, राहुल गांधी भी थे उस वक्त स्टेज पर, हाँ हमने भी कवरेज किया था, उन्होंने मन से घोषणा की थी कि बहुत जल्द हमारे अर्जुन सिंह विधायक बनी होती, यहाँ का माचा गोरा का पानी बरघाट में निश्चित ही मिलेगा। किसानों को फुल कंपटीशन था कि पानी आएगा, लेकिन वो तो पानी आज तक नहीं आया भाजपा सरकार होने के बाद भी। क्या लगता है संभव है इसके? क्या संभव है? क्या लगता है आपको? जिस तरह के नेता हमारे यहाँ पर हैं, विधायक सांसद, मुझे तो लगता नहीं कि संभव है ये, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं किसानों को कुछ कर पाया। देखिए, कितना फायदा मिलेगा अगर नहर आ जाती तो आप बताइए। नहर आने से किसान तो मतलब किसान के लिए समझ लीजिएगा कि वो संजीवनी बूटी बन जाएगा, वो डबल आय का साधन। हाँ, क्योंकि आज एक फसल को वो खर्च में जोड़ देगा, दूसरी को उसकी जो है वो कमाई समझेगा। लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, अब रही बात, अभी आपने बोले कि कमलनाथ जी उस मंच से बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे। राहुल गांधी जी क्या मालूम कि माचा गोरा कहाँ पर है? ये तो सिर्फ आने के पहले स्क्रिप्ट बना के देते हैं, लिख कर देते हैं कि भाई साहब ये ऐलान कर देना, जरा वोट बढ़ जाएंगे हमारे। अरे भाई, जब आप जीत गए तो करके दो ना उस काम को। आज हमारे मंडी काशना जो डैम है हमारा,
आज उसकी नहर का उन्होंने पैसा खा के बैठे, पूरा डैम बन चुका है, उसकी नहरें कहाँ बनी है? अच्छा, उसका पानी की व्यवस्था फिर कहाँ जाता है? नहर का पानी फिर किसानों को मिल रहा होगा ना? कुछ नहीं मिल रहा है। आप एक बार जाके, मैं तो कहता हूँ उसका मुआयना करिए एक बार आप जाके, और वहाँ किसानों से मिलिए। अच्छा देखिए, वहाँ पर भी किसान जो हमारा है, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा, ना कोई बीजेपी का आदमी जा रहा है वहाँ, ना कांग्रेस का आदमी जा रहा है, ना कोई किसान नेता जा रहा है उनके साथ में। आज कंडीशन है, किसान जो है अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक कोशिश किए थे कि 3100 मूल्य के ऊपर हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि किसान हमारा एकत्र हो पाए। और हमने जो है किसान एकता मंच का निर्माण भी कर लिया है, ताकि हमारे किसान लोग जो है हमसे जुड़े रहें, और जब भी लड़ाई लड़ना है हम लोग की, हम लोग को, तो हम साथ में मिलकर लड़ें। हमने इसकी कोशिश और शुरुआत कर चुके हैं। अच्छा, आपने अभी 2024 में चुनाव लड़ा था, जी सांसद का चुनाव, जी। और आपको चाहने वालों ने वोट तो दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि एक नए युवक के हिसाब से आपने जब फॉर्म भरा, आपके साथ बहुत से लोग थे जब फॉर्म भरने गए थे, और ऐसा कहीं ना कहीं पार्टियों में खलबली मची थी कि देव पवार फार्म भर रहा, कहीं हमारे को हमसे कोई दिक्कत तो नहीं कि कम से कम टिकट हमको मिली और कहीं हार ना जाए चुनाव। मतलब दोनों पार्टियों में क्या लग रहा था आपको उस समय जब बालाघाट जाता था? आपका दौरा रहा है। देखिए, मैं तो जब हमारी जो नामांकन रैली हुई थी मध्य प्रदेश में, हम लोग का फर्स्ट नंबर लगा था, क्योंकि मैं बैलगाड़ी से गया था। सेकंड कोई इंदौर से आए हुए थे, तो हमारी रैली भी अच्छी हुई थी, नामांकन रैली भी। और रही बात पार्टी की, बात कर रहा हूँ मैं, तो बीजेपी के अंदर भी एक खौफ था, क्योंकि हम उस तरह का हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोगों के बीच में गए हैं। मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी पहुँच नहीं पाए। मैं उस जगह पर जाकर लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके आया हूँ। और रही बात परिणाम की, देखिए हार जीत तो होते रहती है, लेकिन जनता ने जो मुझे वोट दिया, जितना मुझे प्यार मिला, मैं समझता हूँ ना तो कभी मेरे घर से किसी ने चुनाव लड़ा, मेरे घर से किसी ने कभी पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। पंच का चुनाव जो सबसे छोटा चुनाव होता है, ना मेरे दादा लोगों ने लड़े, ना हमारे उनके पिताजी ने लड़े। लड़ा पहला मैं बंदा। और मुझे जनता ने जितने वोट दिया है, 7,500 वोट ही मेरे लिए बहुत होते हैं। अगर 7,500 लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं तो भाई साहब ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अच्छे खासे आप कॉमेडी कलाकार हैं? जी मुंबई में रहे आप, हाँ वेब सीरीज में काम भी किया आपने, हमने भी देखा है। जी। और अच्छे खासे आप कॉमेडी कलाकार हैं, आपको राजनीति से क्या लेना देना है? आपको तो बड़ी अच्छा खासा काम चल रहा है, इससे क्या मिल रहा है आपको? राजनीति में आने से कुछ फायदा है आपको? क्या लगता है, क्या लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरा एक ही मकसद है। आज जिस तरह के नेता हम लोग के यहाँ पर हैं, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। भाई आज अगर युवा आएगा तो युवाओं की सोच को समझेगा। आज हमारे यहाँ पर रोजगार के साधन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी जो यहाँ पे नेता बन रहा है, विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है ना, वो युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं बताता हूँ आपसे, हमारे यहाँ के जो विधायक सांसद होते हैं ना जी, वो जहाँ पर परसेंटेज मिलता है उसी काम को करवाते हैं, और रोजगार देने में इनको परसेंटेज मिलेगा नहीं। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं चाहता हूं कि युवाओं को मौका मिले। हमारे यहाँ पर एक नई सोच के, अलग सोच के युवा आए, नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, ताकि लोग जनता के बीच में वो रहें। आज हमारे यहाँ के नेता जनता के बीच में नहीं होते हैं। कब आते हैं? वो चुनाव के 6 महीने पहले आते हैं या 1 साल पहले आते हैं, और बस आके वोट मांगने लग जाते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि आपका फार्म भरने का ये मकसद था कि ताकि आपके भरने से नए युवक जागरूक हों, बिल्कुल, उनको मौका दिया जाए। हाँ। मतलब आपका राजनीति कोई इंटरेस्ट नहीं उतना? नहीं, इंटरेस्ट है तब तो मैंने फॉर्म भरा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आने वाले समय में, आने वाले समय पे है ना, क्योंकि मुझे तो भाई देखो, जब तक जनता अगर चाहती है आपको, तो जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक चुनाव लड़ना तो बंद करेंगे नहीं। वो कहते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाली का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे देखकर हमारे यहाँ के युवा और आगे आएँ और वो लोग भी चुनाव लड़े, ताकि देखो युवाओं का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। जब तक युवा नहीं जाएगा, अगर युवा नहीं गया तो हमारे देश की जो आने वाली राजनीति वो बूढ़ी हो जाएगी। युवाओं को जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि एक संदेश है हमारी टीम युवा के माध्यम जागे से। इसमें। हाँ, युवा जागना चाहिए, उसको भाग लेना चाहिए। लड़िए, लोकसभा लड़िए, विधानसभा लड़िए, जिला पंचायत लड़िए, जनपद लड़िए, युवाओं को लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आपका कहना है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और कभी सोचो मत कि मैं गरीब परिवार से हूँ तो मैं चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा। लड़िए, बिंदास लड़िए, कोई दिक्कत अच्छा, आप लोगों ने जब किसान का आंदोलन किया 2-3 जगह हम देखा आपको, तो फिर आप लोगों ने विधायक सांसद से कांटेक्ट किया, क्या जवाब आया उनसे आपको? देखिए, हमारे बरघाट के जो विधायक हैं महोदय, वो तो खैर फ़ोन में बात ही नहीं करते। रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी की बात मुझसे नहीं हुई थी। हमारे टीम के जो कुछ हैं भाई लोग, उन्होंने बात किया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई ये विचाराधीन है और हमने मुख्यमंत्री से बात किया हुआ है और वो कुछ करेंगे। कब करेंगे उन्होंने ये नहीं बताया, और मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखो, मनसा अगर होती देने की किसी की, तो वो किसी को परेशान नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी के बहुत से लोग
क्या जानबूझ के मंच पर नहीं आए, या कुछ लोग आए तो बाद में उनको मना कर दिया गया तो दूसरे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे? क्या नजरिए देखते हैं आप देखिए, इसको? मैं तो आपको बताता हूँ, कुछ लोग हमसे जुड़े थे, जी। कुछ लोग के हमने हमारे ही मंच पर भाषण भी सुने थे, अपने किसान एकता मंच के मंच पर भाषण सुने थे, लेकिन वो अगले कार्यक्रम में नदारद रहे। वो कारण क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो भी किसान, जो बीजेपी का छोटा सा भी कार्यकर्ता है, वो उनसे जुड़ा हुआ है, और अगर धोखे से वो उनके विरोध में कहीं दिख रहा है, 3100 के विरोध में, उसको सीधे भाई साहब लोग का फ़ोन जाता है और एक ही बात बोलते हैं, अगले उनको साइलेंट कर दिया गया। अगली सभा में दिखाई मत देना, वरना हो सकता है उनके ऊपर भी ईडी वीडी लगा दें वो लोग, क्योंकि इनके पास तो ईडी आईडी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। एक ये तो क्या है इनके, अच्छा भाजपा के जो कार्यकर्ता है, मैं कहता हूँ डर क्यों रहे हो भाई? आपका कोई घर तो नहीं भर रहे हैं वो लोग? पहले आप किसान हो, उसके बाद आप बीजेपी कांग्रेस हो। फिर आपको ऐसा तो लगता ना कि आप कॉमेडी कलाकार के होते हुए और पार्टी की बुराई कर रहे हैं कि आपके लिए नासुर ना बन जाए भविष्य में? क्या नासुर बनेगा? देखो, मेरे पास कोई धन संपदा है नहीं, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं कि मेरे पीछे ईडी लग जाए, और मैं अपना सिर्फ काम करता हूँ। मेरा काम बहुत साफ़ सुथरा है। दिन भर मैं अपने कॉमेडी वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। रही बात राजनीति की, जब मेरे साथी मुझे आवाज़ देते हैं कि अपने को ये करना है, ऐसा करना है, मैं उस काम से समय निकाल करके मैं राजनीति के क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ। नहीं तो लोग कहते हैं राजनीति रोटी सेक रहा, देव पवार आया जब से लोगों को बरगलाता है। क्या लगता है, ऐसा लगता है आपको कि हम मतलब कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी को जगाना, अगर लोग कहते हैं कि बरगलाना है, तो फिर भाई हम तो करते रहेंगे। हम काम कर रहे हैं जगाने का। अब भाई बरगलाना क्या है भाई? आपने 3100 बोला था, ये आपने बोला था, हमने थोड़ा ना बोला था, कि देवपाल थोड़ा बोला था। 3100 आपने बोला है तो आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दे रहे हैं तो जनता को विरोध करना पड़ेगा। तो विरोध कैसे होगा? जब कोई उनके बीच में एक युवा उठ के आएगा या कोई किसान नेता उठ के आएगा। भाई किसान तो अपना अपना काम कर रहा है खेत में, उसको जाके बताना पड़ता है कि आपसे कोई वादा किया गया था, जाओ अपनी मांग रखो। तो इसको बरगलाना थोड़ा बोलते हैं, इसको तो भी अपना हक मांगना बोलते हैं। अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ का गौर नहीं किया होगा इसमें कि सरकार ने जैसे ही घोषणा करी थी चुनाव के पहले जी 3100 रुपये समर्थन मूल्य धान, जी, और मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो घोषणा करी थी 31 रुपये धान का और 27 रुपये समर्थन मूल्य गेहूं का, जी, एक 15 या 20 दिन, एक महीने के अंतराल में चावल का रेट अनाप शनाप बढ़ गए। 1000 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल छू गया चावल। बिल्कुल। जो 800 रुपये की कट्टी आती थी, पौना खंडा कहा जाओ, 1200 हो गई, 1200 वाली 1700 हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है किसान को तो लालीपाप दिया, अगर किसान को कुछ तो मिला नहीं, समर्थन मूल्य बढ़ा ही नहीं आज तक। फिर चावल का रेट किसने बढ़ाया? क्यों नहीं सरकार ने एक्शन इसमें? ये अचानक कैसे बढ़ा? किस नजरिए से देखते हैं इसको आप? देखिए, कहाँ से बढ़ा ये सरकार की वजह से बढ़ा। अगर आप मंचों से ये बात ना बोलते, सबको यही मालूम था कि भाई लोकसभा चुनाव जैसे खत्म होगा, धान के रेट बढ़ना है। तो व्यापारी ने क्या काम किया? व्यापारी ने पहले ही बढ़ा दिया। अब जब व्यापारी ने बढ़ाया तो सरकार के कंट्रोल में क्या व्यापारी नहीं है क्या? उनको बोलना चाहिए था ना, भाई आपने कैसे बढ़ा दिया, जब तक हमारे इधर धान का रेट नहीं बढ़ा। सरकार को तो आज तक नकेल कसना था ना। बिल्कुल कसना चाहिए इसमें हर वर्ग का आदमी मार झेल रहा है। चावल का जो इतना रेट बढ़ा हुआ फिलहाल में भी, किसान को अगर बोनस और रेट बढ़ा मिलता तो पब्लिक कहती नहीं यार किसानों के धान का रेट बढ़ा है, इसी चावल का रेट बढ़ा है। अब आप ये बताइए हमारे सवाल का जवाब कि अगर निश्चित चावल 3100 रुपये, धान 3100 रुपये और गेहूँ 2700 रुपये होता है, चावल का रेट तो बढ़ा ही है। क्या लगता नहीं कि आपको जो चावल अभी फिलहाल में कम रेंज का, अगर मान लो आप 4000 रुपये कुंटल का चावल ले रहे हैं, तो लगता नहीं आपको जब 31 धान को चावल का 4000 वाला 6000 वाला 6000 वाला 12000 तक पहुंच जाएगा? क्या कहते हैं इसको? देखिए, जब तक राजा अपनी प्रजा को टाइट ना करे तो वो चलता नहीं है। अगर आज देखा जाए तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे महोदय जी, माननीय मोहन यादव जी, उनको इस बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई हमने जो 3100 बोला था, 3100 नहीं हुआ, उसके पहले चावल का रेट कैसे महंगा हो गया? ये कोई पूछने वाला नहीं है ना। इसमें तो आज तक किसी, चाहे हम कह रहे हैं कि किसी पार्टी के नेता ने ध्यान नहीं दिया, चाहे विपक्ष हो, हाँ, चाहे पार्टी जो वर्तमान में है, इसमें अभी तक किसी अब सांसद से लेके विधायक से लेके किसी नेता ने आज तक इस बात को सोचने की जहद नहीं समझा कि चावल का रेट बढ़ा कैसे। इसमें हर वर्ग का मार झेल रहा। आज भी आप और हम जैसे लेकर खा रहे हैं, क्योंकि किसान मोटी धान पैदावार करता है, उसको पौना लेगा या जो भी चावल है घर में खाने लायक बिल्कुल महंगा लेके खा रहा, क्योंकि किसान आजकल देखा जाए तो जय श्री राम या ये धान का पैदावार कम करता है अपने क्षेत्र का किसान। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो कहीं ना कहीं सब लोग मार झेल रहे थे। इसमें एक्शन अभी तक सरकार को लेना था, ये हमारा सवाल है सबसे बड़ा। देखिए, अगर ये सरकार किसानों की होती, जनता की होती, तो एक्शन ले पाती। ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस की आप बात कर लें, कांग्रेस ने भी कभी इस विषय पर चर्चा नहीं करी कि आज चावल का रेट क्यों महंगा है। उसका मैं बता रहा हूँ आपको ना
गलती इसमें हमारी, गलती उसमें उनकी नहीं है। बता रहा हूँ कैसे। आज हम जिन्हें चुनते हैं ना, देखिए चुनाव क्यों होता है, आपके साथ में जो लड़े, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपके सेनापति के तौर पर एक व्यक्ति आप चुनते हैं कि भाई ये हमारे लिए आधी रात को खड़ा हो जाएगा, हमारे हर मोर्चे पर हमारा साथ देगा। आज आपने क्या काम करा है, व्यक्ति ने चुना, आपने पार्टी को वोट दिया है। आप ये बताइए मुझे, आप इतनी जगह पर जाते हैं चुनाव पे, अभी आप विधानसभा भी घूमे, आपने लोकसभा क्षेत्र में भी घूमा, आपने देखा होगा कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम कि कमल के फूल से कौन खड़ा हुआ, उनको कोई मतलब नहीं है। पंजे से कौन खड़ा हुआ, उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये मालूम है कि हम पंजे वोट देते हैं, उनको ये मालूम है हम कमल पे वोट देते हैं। व्यक्ति की तो बातें नहीं करते लोग, बस गए और ढूंढते हैं वहाँ पर जाके किधर है कमल किधर है पंजा, जाके बटन दबाया, खेल खत्म। तो पंजा और कमल ध्यान रहता बस बस बस, व्यक्ति कौन खड़ा वो देख ही नहीं रहे हैं वो लोग। और आज इसी का हमको जो है पनिशमेंट मिल रहा है कि आज आपकी लड़ाई में किसान सिर्फ अकेला खड़ा है। अभी जो चावल की बात कर रहे हैं आप ना, 3100 एक बार हो जाने दो, उसके बाद गरीब तो चावल नहीं खा पाएगा साहब। ये किसान, जो किसान मोटा अनाज उगा रहा है, मजबूरी में इसे फिर बारीक अनाज उगाना ही पड़ेगा। आज जैसे हम अपने घर पे खेती करते हैं, हमारे घर की खेती में हम लोग 3 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ बारीक धान लगाते हैं, बिना किसी खाद के, ना यूरिया ना DAP कुछ भी नहीं डालते हम लोग। जितनी होना है होगी। ये किसान को शुरुआत करनी पड़ेगी। आप दूसरों का तो पेट भर रहे हो, खुद भूखे रह रहे हो, और दूसरों को आप अच्छा अनाज खिला रहे हो, और आप खुद कौन सा खा रहे हो, यूरिया DAP वाला खा रहे हो। आपका कहना है कि किसान भी अगर किसी के पास 5 एकड़ है, हाँ, तो कम से कम 2 एकड़ में अपना घर में खाने के लिए लगाए वो, बिल्कुल लगाए, ताकि लेना ना पड़े। लेना नहीं पड़े उसको। सही बात, आपका कहना बहुत अच्छा लगा। और बिना DAP और जो यूरिया होता है उसके आप खाद डालिए ना, गोबर खाद डालिए। आपको जैविक खेती नहीं बन रही तो गोबर खाद डाल लीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल अगर देखा जाए कि यूरिया से लेके जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, फसल की पैदावार जल्दी हो, कोई 70 दिन, कोई 90 दिन की बात करता है, देखते भी हम। क्या ऐसा लगता है आपको एक समय वो आएगा जो पहले जो प्रथा, किसान जो घर में धान का बीज रखता था, अपने खेत का, हमने भी देखा है, लेकिन आज की स्थिति बन गई कि महंगा महंगा बीज ला के डाल रहे हैं खेत में। अगर किसान अगर ये संकल्प कर ले कि धान का ही बीज बचा के रखे वो, तो उसको बाहर से लेना ना पड़े, और जो यूरिया और जो भी अनेक प्रकार की चीज़ें डाल रहा है, पैदावार जल्दी हो, एक दिन वो आ गया कि खुद को फिर से आना पड़ेगा पुरानी पद्धति में लौटकर, जो पहले किसान घर में ही गोबर का खाद। देखिए उसकी उसकी शुरुआत हो चुकी, बता रहा हूँ कैसे। जो पैकेट पहले 600-700 का था ना जी, 3 किलो वाला पैकेट, वो आज 1200 का हो गया है। और मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य है कि हमारा किसान फिर भी उसको खरीद रहा है, हाइब्रिड के नाम से खरीद रहा है। अगर वो चाहे तो अपने घर में ही एक पद्धति होती है कि वो अपने घर पे हाइब्रिड बना सकता है वो, लेकिन पता नहीं हमारा किसान क्या मेहनत करना नहीं चाहता। अलाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, किसको कहते हैं ना हम लोग, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि भाई काम नहीं करता उसको अलाल कहते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर हो चुकी है। मैं समझ रहा हूँ कि जो 1200 का पैकेट है मत लो आप, क्योंकि आपको एक तो यहाँ पे धान का रेट नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपकी खेती में आज ट्रैक्टर देख लीजिए। पहले क्या होता था, नांगर से जुताई करते थे, नांगर बैल बोदे, उनसे पहले लोग जुताई किया करते थे। अभी ट्रैक्टर पूरे आ गए। आज पहले लास्ट ईयर जो था वो 900 रुपये घंटा था ट्रैक्टर का, इस बार हो गया 1400 रुपये घंटा। मालूम क्यों हुआ वो? 31 चक्कर में हुआ वो। सरकार ने बोल दी 3100 रुपये देंगे, ट्रैक्टर वालों को मालूम चल गया, अरे इस बार तो बोले धान रेट बढ़ गए, अरे अपन बढ़ा दो। आज किसान ही मारा जा रहा है हर तरफ से। किसान को समझना पड़ेगा इस बात को। खेती में लागत तो कम करेंगे तो हमको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, बट आज लागत बहुत बढ़ चुकी है। आज लेबर देख लो, हर चीज़ बढ़ गया है, तो किसान को नुकसान तो होना है। और कुछ उससे मुझे कुछ वैसे ही दिखाई भी दे रहा है फिलहाल में कि आने वाला जो भविष्य है, मैं कहता हूँ हमारे देश में न जाति खतरे में है, न धर्म खतरे में, न संप्रदाय खतरे में है, किसान का आने वाला भविष्य खतरे में है। क्या लगता है कि लोग तो कहते हैं कि किसान, निश्चित देखा जाए तो किसान की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, गांव से ही देश का विकास है, इस बात को तो आप मानते हैं। और किसान अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो कैसे अर्थव्यवस्था संभलेगी देश की? किसान अगर पैदावार कम कर दे तो फिर क्या होगा शहर का? गांव में तो खा लोगे आप लोग। भाई किसान को तो संघर्ष कर ही रहा है ना, किसान आज भी कर रहा है, किसान मेहनत कर रहा है किसान, पर किसान आज भी मतलब पीड़ित है कहा जाए तो। देखिए किसान तो हमेशा पीड़ित रहेगा, जिस तरह से सरकारें कर रही हैं ना। तो किसान, आप बता दीजिए मुझे, आप अभी हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। आज किसानों से हमारे देश के प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई उनसे पूछो ना। देखो एक घर होता है, घर की अगर घर का कोई भी सदस्य मान लीजिए अगर वो परेशान है तो वो चाहता है कि मैं अपने घर के मुखिया से बात करूं कि मुझे परेशानी ये है। तो अगर मुखिया उससे बात करेगा तो वो काय को तांडव मचाएगा या वहाँ जाके या चिल्लाएगा? भाई सीधे उनकी बात हो गई। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए कि भाई आपकी आय दोगुनी कैसे होगी,
आपको रेट इतना मिल रहा है तो इसमें आपको क्यों नहीं पड़ रहा है, मतलब आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है इसमें। तो ये बात आपको करना चाहिए। सरकार तो कहती है ना जय जवान जय नहीं। किसान। कहाँ का जय जवान, कहाँ का जय किसान साहब, नारा पे नारा ही रह गया, बाकी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि किसान की आय दोगुनी, किसान का उद्धार कैसे होगा, क्या कहते हैं इसको लेकर? किसान का उद्धार तब होगा जब हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकार किसानों के साथ में बैठ के बात करेगी। और जो एमएसपी होती है, हर चीज़ पे एमएसपी बढ़ानी चाहिए उसे। और फुकट की जो रेवड़ियाँ होती हैं, जैसे आज लाडली बहना रेवड़ी है, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे आगे चल के चुनाव भी लड़ना है, लेकिन फिर आपको बोल रहा हूँ मैं कि लाडली बहना योजना को बंद कर देना चाहिए। किसी नेता में दम नहीं कि बोल दे, इससे महिलाओं के वोट कटते हैं। महिला मुझे कभी वोट तो आप बोल रहे महिला नाराज होंगी आपसे फिर? होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ देश बचे, राज्य बचे। क्या लगता है कि जैसे लाडली बहना योजना की जो सरकार पैसे बांट रही है अभी लालीपाप, हाँ, सरकार पे लगभग कितने रुपयों का बोझ बढ़ रहा है आपको मालूम है? मुझे मालूम है। बताइए। 1574 करोड़ रुपए जो है प्रति माह जा रहा है। सरकार तो कर्ज ले रही है उधर से। 1,29,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है। सरकार फिर कर्ज लेकर बांट रही है। वही बता रहा हूँ आपको, कितना कर्जा हो रहा है। बोझ किसके ऊपर आ रहा है फिर? ये बोझ आ रहा है हमारे ऊपर आ रहा है, सरकार के ऊपर कहाँ से आ रहा है। आज हर एक इंसान के ऊपर कर्ज है। सरकार कर्ज कहाँ चुकाएगी बताइए मुझे आप। हमारे आपने जेब से काटेगी ना, पेट्रोल में महंगा कर देगी वो, हमारे खाने का तेल महंगा कर देगी वो, आपका निरमा साबुन सब महंगा हो जाएगा। तो किसका पैसा गया? हमारा पैसा गया ना वो। आज 18,888 करोड़ रुपए साल का सिर्फ और सिर्फ लाडली बहनाओं को जा रहा है। अच्छा, आपको लगता नहीं क्या कि हमारे अभी आप और हमने देखा कि 400 से 500 रुपये सिलेंडर घर के लिए लेते थे, हाँ, आज वही गैस सिलेंडर हम 900 रुपये में ले रहे हैं, 1000 रुपये का पड़ रहा है। बिल्कुल। सरकार ने फ्री में गैस सिलेंडर बांटी, अब उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? हम और आप भुगत रहे हैं। सरकार को लाडली योजना अगर बंद करना करके सरकार को किसानों का पैसा बढ़ाना था इधर, बिल्कुल। कुछ पैसा सरकार को सिलेंडर में कम कर देना था, हर वर्ग के लिए 600 रुपये का सिलेंडर XYZ। और इसके साथ साथ सरकार को किसानों की थोड़ा बढ़ोतरी कर देना था धान गेहूँ में। तीसरी चीज़, जैसे भी देखा जाए तो आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता पढ़ाए थे उनको बराबर राशि उतनी नहीं मिलती जितनी मेहनत वो करती है। आंगनबाड़ी की महिलाएं भी हैं, उनकी उतनी राशि नहीं जितनी बढ़त के मिले उनको। उनकी बहुत सी मांगे हमने देखा भी, कई खबरें दिखाए। सरकार इन चीज़ों में ये पैसा इधर बढ़ा देना था तो लोगों में एक उत्साह बढ़ता है इसको लेकर। बिल्कुल बताता हूँ मैं आपसे। आपने देखा होगा पहले जियो की सिम फ्री में बट रही थी। वो क्यों बट रही थी जियो की सिम फ्री में? कि ताकि लोगों को आदत डल जाए। अब तो आदत डल गई ना, आदत डल गई। अब कितने का रिचार्ज हो रहा है? 302 रुपये लग रहे हैं, 302 रुपये लग रहे हैं ना, एक महीने का मिनिमम है ये तो 302 रुपये। पहले 200 रुपये हो जाता था। हाँ, पहले तो 149 में हुआ ना पहले तो शुरुआत में। तो इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अब इसके लिए आवाज़ कौन उठाए? आवाज़ आप उठा सकते भाई साहब। ये जो सरकार है ये उद्योगपति की सरकार है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो सिलेंडर बांटा गया था फ्री में, पहले उज्ज्वला योजना, हमारी माताएं बहनें चूल्हा कैसे फूकेंगी। सरकार तो कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण। हाँ, तो वही वो शुरुआत जो करे थे। देखो, सशक्तिकरण कुछ भी नहीं है इनकी नज़रों में। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। पहले महिलाओं को फ्री में दिया गया, उसके बाद जब अगली बार भरवाने के लिए वो गई वहाँ पर तो पता चला कि तो 1000 रुपये में भर रहा है। उनने जो घर पे रखे कोने में सिलेंडर को, दोबारा उन्होंने कहीं भरवाई नहीं। 1 साल हो गया। अभी जो उन्होंने निकाला हुआ है 400 रुपये, कुछ कितने भर के दे रहे हैं लोग? अभी 450 दे रहे हैं शायद वो उनको, लाडली बहनाओं को। गरीबी रेखा में जो है उनको दे रहे हैं। तो वो अभी उन्होंने निकाले हैं, बट वो भी नहीं भर पा रहे हैं वो लोग। भाई 500 रुपये भी खर्च करना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, तो गरीब कहाँ से करेगा? अच्छा, अगर सरकार ने पेट्रोल का रेट बढ़ा दी मान लो 5 से 10 रुपया, तो उसकी रोड जाम हो जाती है, आंदोलन हो जाता है। देखिए, पेट्रोल के रेट बढ़ने पर, और जब जियो वाले ने सिम का रेट बढ़ा दिया, आइडिया वाले ने बढ़ा दिया, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया उसकी कितना महंगा क्यों हो रहा है। आदत बन गई लोगों की, लोग ले रहे हैं। आप मत डालो बैलेंस, खत्म कहानी आपकी। फ़ोन आएंगे, फ़ोन लगेंगे नहीं आपके, क्योंकि आपकी आदत है। आप काला पीला करके बैलेंस आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी आदत बन गई है मोबाइल चलाने की। बिल्कुल। और आप मोबाइल नहीं चलाएंगे तो आप भले खाना एक समय नहीं खाएंगे, चलेगा एक टाइम, पर मोबाइल बिना आप रह नहीं सकते। एक बात ध्यान रखना, उसमें रिचार्ज चाहिए। अभी जो है, जैसे आपने बोला ना कि भाई जब रिचार्ज का रेट बढ़े तो लोग रोड पे नहीं आए, है ना, उसका कारण था ना, क्योंकि आज वो उनकी आदत में हो चुका है। रही बात किसानों की, बात कर रहा हूँ मैं, किसानों के मुद्दे पे किसान रोड पे क्यों आता? देखो, 300 रुपये का रिचार्ज तो चलो ठीक है, उसने बोल दिया चलो यार मैं एक खर्चा कम कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़रूरी पहले ये है। लेकिन बात यह है कि आज जो हमारा किसान है अभी भी क्या वो लगा विकल्प ढूंढ रहा है, उसका विकल्प ढूंढ रहा है। वो 1 महीने सिम का रिचार्ज करवाता, 1 महीने नहीं करवाता। वो सोच रहा है कि सिम नंबर चालू रहे बस। बेचारा वो मैनेज करने में लग गया किसान हमारा। आज जो व्यापारी लोग हैं उनको मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो गरीब है, जो किसान है, उसको तो मैनेज करना पड़ रहा है ना। मतलब साहब, अगर आप बोलते हैं ना कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, गांव से शहर चलते हैं, गांव से पूरा देश चलता है, आज वही गांव, वही किसान जो है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है।
आप उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसका रीढ़ हड्डी क्या है? उसके अनाज की सही कीमत आप दे ही नहीं पा रहे हैं। कुछ नेताओं तो कह रहे हैं, हमने जब चर्चा किया बहुत से लोगों से, हाँ। कह रहे हैं कि सरकार इसमें नज़र बनाई हुई है कि किसानों की समस्या का समाधान होगा। अभी देखने में आएगा कब होता है। नज़र बननी है तो उसमें पावर का चश्मा लगाओ, कहना आप नज़र बनाए हुए दिख कुछ नहीं रहा, ये लोग को धुंधला दिखाई दे रहा है। उसमें अब एक वो लगाओ, अलग लेंस बनाओ इनका, ताकि उसमें देखे कि किसान जो है खेत में परेशान है, बेचारा शांत बैठा हुआ है। नज़र बनाने से क्या होता है भाई? आप कहना कि धूप का चश्मा मत लगाए। धूप का चश्मा नहीं लगाओ भैया, पावर वाला लगाओ। माननीय मोहन यादव जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चश्मा बदलिए, आप नंबर लगाइए बराबर, तब दिखेगा आपको किसान कितना परेशान है। अभी जैसे लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपसे, जब चुनाव चल रहे होते हैं ना, तो वार्ड में कितने वोट कम हैं ये उन्हें कार्यकर्ताओं को बाकायदा मालूम होता है कि भैया ये वार्ड अपना टूट रहा है। ये बात वहाँ भी मालूम होती है कि बरघाट से वोट कम मिल रहे हैं, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। हाँ, ताकत लगाओ, बोले किसको? तो बोले काम करो, योगी जी को भेजो, हिंदुत्व की बात करेंगे। आज यही बात अगर उनको मालूम है कि बरघाट में किसान आंदोलन कर रहा है, सिवनी में आंदोलन कर रहा है, क्या उनको मालूम नहीं है? क्या मोहन यादव जी को नहीं मालूम कि उनके कार्यकर्ता फ़ोन नहीं करते होंगे, विधायक फ़ोन नहीं करता होगा कि आज बरघाट में आंदोलन है? मालूम होने के बाद भी आप गूंगे बन गए, बहरे बन गए, अंधे हो गए आप, ना आपको सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। भाई किसानों की बात, आप उनसे मिलिए सही। बालाघाट अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए थे, किसानों ने उनसे मिलने की कोशिश करी, उनके गार्ड ने भगा दिए, उनको धक्का मार के भगा दी। मैं तो समझता हूँ जितने भी किसान हैं, 2028 के विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले आपको ये 3100 रुपये का रेट देंगे। अभी नहीं देंगे, लेकिन याद रखना 28 में वोट लेने के लिए देंगे आप। 2028 में चुनाव होंगे तब? 2028 में अभी चुनाव उम्मीद नहीं लग रही आपको? अभी नहीं। देखो, मैंने बताया था उस दिन, मैंने बोला था आंदोलन में कि बीजेपी की चाय पक रही है, अभी उबाल आएगा, 26 में भी आएगा, 27 तक उबाल आएगा, फिर चाय शानदार पक के एकदम बाहर आएगी, फिर 28 में लोग चाय को पिएंगे। मतलब 27 में पैसा देंगे, 28 में उसको चाय को पिएंगे, उसी पैसे वाली चाय को। यही काम करने वाली बीजेपी, आप देख लेना, यही होने वाला है। बीजेपी आपको 2027 में 3100 रुपये का रेट देगी और बोलेगी चलो 28 में वोट दो हमको। देना मत, इतने घूमे रोड में। मतलब 27 में लॉलीपॉप मिलेगा? अभी नहीं मिलता। लॉलीपॉप मिलेगा, लॉलीपॉप को पहले खोल के देखना कि कैसा मिल रहा है, क्योंकि आपके ऐसा नहीं है कि जब आपको 3100 मिलेगा 28 में, तो याद रखना तब तक यूरिया, डीएपी, वो जो होते हैं अपने जो पैकेट होते हैं धान के, जो 1200 वाला 1400-1500 का हो जाएगा रेट, फिर वही जस की तस कंडीशन होने वाली है। तब आपको आप बोलना कि 3100 नहीं चाहिए हमको, 4100 चाहिए, तब आपको पूरेगा। हाँ, फिर वोट देना, 41 जिस दिन आप कर दोगे तो वोट देना। लेकिन अगर आप भी चाहिए तो 3100 अभी तुरंत मांगो, 28 का इंतजार मत करना, लॉलीपॉप हो जाएगा फिर से और मामला फंस जाएगा। तो आपके चैनल पे जो है खबर भारत न्यूज़ पे जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी न्यूज़ और सच्ची न्यूज़ चाहते हैं तो खबर भारत को सब्सक्राइब करिए। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ पे संजय काड़े जी को कि आप अपनी टीम के साथ में आए। कैमरामैन हमारे धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र जायसवाल जी, वो हमारे पीछे पर बैठे क्योंकि दिख नहीं रहे वो, लेकिन बता दूं उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज खबर भारत ने इस बारे में सोचा और आपने ख़ास तौर पर संजय काड़े जी की हमारे जैसे एक आम युवा का एक इंटरव्यू और हमारी सोच लोगों तक जाए, आपने इस बारे में सोचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको स्पेशल धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने किसानों की आवाज़ को मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाया, क्योंकि आप एकमात्र जिले का ऐसा पत्रकार या ऐसे आप न्यूज़ रिपोर्टर, एक ऐसा चैनल जो किसानों के साथ में हर जगह पर खड़ा दिखाई दिया मुझे। मैं जहाँ जहाँ पर भी घूमा हूँ, आपकी टीम साथ में वहाँ पर पहुँची, किसानों के उन्होंने वक्तव्य को लिया और लोगों तक पहुँचाया। आपने एक बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए आपको समस्त हमारे किसान जो बंधु हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल तौर पे। खबर भारत से संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सिवनी।